तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 10, परिवहन तथा संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो आपकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था बुक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उस बुक का ये 10वां अध्याय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। दंतमंजन, टूथपेस्ट से लेकर सुबह की चाय, दूध, कपड़े, साबुन तथा खाद्य पदार्थ आदि की हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को बाजार से खरीदा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं को अपने उत्पादन स्थल से किस प्रकार लाया जाता है? सभी उत्पादन निश्चित ही खपत के लिए होते हैं। खेतों एवं कारखानों से तैयार सभी उत्पादों को उन स्थानों पर लाया जाता है जहां से उपभोक्ता उन्हें खरीद सकें। यह परिवहन की यह परिवहन ही है जो इन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाता है, जहां ये उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में फल, साग, सब्जियों, किताबें एवं कपड़ा आदि जैसी भौतिक वस्तुएं ही नहीं उपयोग में लाते हैं, बल्कि विचारों, दर्शन तथा देशों का भी उपयोग, संदेश, मैसेजेस, थॉट्स, फिलॉसफी एंड मैसेजेस का भी उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हम अपने विचारों, दर्शन, संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कर सकते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो मेन इसलिए उपयोग किया जाता है कि आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे जो हम वस्तुएं यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हम तक पहुंच रही हैं। मान लीजिए ये यूपी है और यूपी में चीनी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि शुगर केन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो यहाँ पर शुगर या चीनी ज़्यादा हमें मिलती है। अब शुगर को यूपी से दिल्ली और यूपी से ही शुगर को यूएसए और यूपी से ही शुगर को मालदीव, इन अलग-अलग देशों में भेजना है। तो अलग-अलग जगहों पे भेजना है, तो हम क्या करेंगे? तो दिल्ली में जो सॉरी यूपी में जो चीनी बन रही है, उस चीनी को दिल्ली हम रोड नेटवर्क से बेचेंगे, यानी कि स्थल से। यूपी से अगर अमेरिका भेजना है तो वायु से, यानी कि एयरलाइंस, और मालदीव भेजना है तो समुद्री मार्ग या जल मार्ग से हम भेजेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्शन तो यूपी में हो रहा है, बट दिल्ली जाने के लिए अलग मीडियम है, अमेरिका जाने के लिए अलग मीडियम है और मालदीव जाने के लिए अलग मीडियम इसमें उपयोग किया जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से आप आगे समझ जाएंगे। परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न विषयों का उपयोग करता है, विधियों का उपयोग करता है। निम्नलिखित आरेख परिवहन के प्रमुख साधनों को दर्शाते हैं। तो जो नीचे आरेख या ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स हैं उनके बारे में बताता है। तो यह है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन। पहला है स्थल, जल और वायु। जो लैंड बेस है उसमें आप देख सकते हैं सड़क, रेलवे और पाइपलाइन। लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हैं रोड नेटवर्क हम इसे कहेंगे, और रेल नेटवर्क एंड पाइपलाइन नेटवर्क।
जल मार्ग या हम इसे कहेंगे वाटरवे, तो इसमें है आपका अंतरस्थलीय यानी कि इनलैंड वाटरवे और ओशियनिक वाटरवे यानी कि सागरीय और महासागरीय जल मार्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला है वायु मार्ग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल, या इसे हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, जो देश के अंदर चलते हैं और जो देश से बाहर जाते हैं। पहला हम देखते हैं स्थल परिवहन यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट। भारत भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। आर्थिक तथा प्रौद्योगिक विकास के साथ भारी मात्रा में साधनों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास किया गया है। रज्जू मार्गों, केबल मार्गों तथा पाइपलाइनों जैसे साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया। सड़क परिवहन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई 54.8 लाख किलोमीटर आर्थिक सर्वेक्षण 2016 टू 17 के आधार पे है। ठीक, यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा 85% यात्री तथा 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल है। तो जो सड़क परिवहन है वो छोटी दूरियों के लिए अनुकूल माना जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन माई हेड, तो बारिश हो रही है लगातार। श्रीनगर में वर्षा के बावजूद सुबह सुबह बंजारे अपने काम पर जाते हुए श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग में 300 किलोमीटर पर तथा श्रीनगर लेह राजमार्ग में 434 किलोमीटर पर यातायात अवरुद्ध है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी हो रही है और मैदानी क्षेत्रों पर भारी वर्षा। तो जब बारिश ज़्यादा होती है पहाड़ी या हिली एरिया में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो उस पर हम ऐसे जानवरों का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर है दिल्ली में वाहनों का आवागमन, तो दिल्ली में बारिश हो चाहे कुछ हो तो ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो? बॉक्सेस के अंदर हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, मैंने आपको बताया है। शेरशाह सूरी एक राजा थे, ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी, पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित समेकित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन ने ग्रांड ट्रक यानी कि जीटी रोड के नाम से पुनः नामित किया था। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है और इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 या नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली से अमृतसर तक, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता तक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। जो ये बॉक्स के अंदर है तो इसको हम कर देते हैं वेरी इम्पोर्टेंट, वीआईपी। चलिए, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। रजवाड़ों और ब्रिटिश शासन के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961
आरंभ की गई। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। तो 1961 में जब सड़कों के लिए प्रॉपर प्रोग्राम और काम शुरू किया गया, तो उस समय पर भी जो दूरस्थ एरिया थे, रिमोट एरियाज थे, वहां तक सड़कों से कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाया। ठीक, जहां पर सड़कें चलती थी उसी के आसपास के क्षेत्रों में कुछ इसमें लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों, नेशनल हाईवे, राज्य महामार्गों, स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला सड़कों, डिस्ट्रिक्ट रोड, तथा ग्रामीण सड़कों, रूरल रोड के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो जो रोड नेटवर्क है उसको इतने हिस्सों में विभाजित किया गया। अब देखते हैं राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि एनएच, नेशनल हाईवे। वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर से बढ़कर 2015-16 में 1,04,75 किलोमीटर हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों राष्ट्रीय महामार्गों या राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है, यानी कि 2%। टोटल जितना रोड नेटवर्क है उसका ओनली 2% नेशनल हाईवे है। किंतु ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं। तालिका 10.1, अभी तालिका में हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन 1995 में हुआ था। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। तो यहाँ पर भारत सड़क का जाल जो है 2015-16 में कितना रहा देख लेते हैं। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग या एक्सप्रेस मार्ग, ये कितने हैं? ये हम 1,04,75 किलोमीटर में। स्टेट हाईवे 1,54,522। प्रमुख जिला सड़कें यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड 25,77,396। अगला है ग्रामीण सड़कें यानी कि रूरल रोड्स 14,33,577। टोटल है इसमें 42,65,970। तो इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि 2015-16 का डेटा है। चलिए अप्रोक्सीमेटली आप इतना मान सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना जो चली आपका, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चले, उसमें क्या क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। पहला इसमें दिखा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4/6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। तो 4 महानगरों को जोड़ने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट चलाया गया, बड़े महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ में पड़ते हैं पूरी तरीके से। अगर इंडिया का मैप आपने देखा हो, नॉर्थ में आपका दिल्ली है, ईस्ट में आपका यहाँ पर कोलकाता पड़ जाएगा, वेस्ट में आपका मुंबई, और अंतिम दक्षिण में चेन्नई। तो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाली ये एक संयुक्त परियोजना बनाई गई थी, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर बनी थी। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कोच्चि, सेलम पर्वत स्कंद सहित को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। तो ये बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला है अन्य राज्य महामार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज। इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों ये राज्य की राजधानियों से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई 4% भाग आता है। अगला है जिला सड़कें, स्टेट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये सड़कें जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई 14% भाग आता है। तो देश में जितनी सड़कें हैं उसका 14% डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंतर्गत आता है। अगला है ग्रामीण सड़कें यानी कि रूरल रोड। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि भूभाग टेरेन की प्रकृति से प्रभावित होती है। तो जो आपका भूभाग है या क्षेत्र है या रीजन है आपका, वो कहीं न कहीं प्रादेशिक रूप से भी विभाजित होता है। तो सबसे ज़्यादा 80% हमें कौन-सी सड़कें मिलती हैं? ग्रामीण सड़कें। 14% कौन-सी मिलती हैं हमें? ये मिलती हैं हमें जिला या डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और 4% स्टेट हाईवे, जबकि ओनली 2% हमें क्या मिलती हैं? नेशनल हाईवे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क, ये देख सकते हैं आप, ये हिली एरिया है कहीं का। ग्रामीण सड़कों का घनत्व पर्वतीय, पठारी एवं वनीय क्षेत्रों में बहुत कम क्यों होता है? नगरीय केंद्रों से दूर ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता क्यों घट जाती है? तो ग्रामीण सड़कों का घनत्व पर्वतीय, पठारी एवं वनीय क्षेत्रों में बहुत कम क्यों देखने को मिलता है, और नगरीय केंद्रों से दूर ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता क्यों घट जाती है? तो गांव में कोई देखने आता नहीं है, मंत्री कोई जाते हैं नहीं, ठीक, तो इसीलिए। अन्य सड़कें, अब अन्य कौन कौन सी सड़कें हैं वो भी देख लेते हैं हम।
अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। अंतर्राज्यीय महामार्ग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। मई सन 1960 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ को देश की उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली, हिमाचल प्रदेश तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क बनाई। यह सड़क समुद्र तल से औसतन 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चित्र 10.3 10.3 जो डायग्राम बना हुआ है तो उसे हम देखते हैं। अच्छा 10.3 यहाँ पर मिला नहीं, तो 10.3 शायद ये है। ठीक, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने व अनुरक्षण करने के साथ साथ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अति ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों को उपलब्ध कराते हुए सद्भावनापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। चित्र 10.4 से 10.5 में आप देख सकते हैं कि इसका काम सिर्फ सड़क बनाना ही नहीं, दो देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण या मधुर संबंध बनाना भी है। तो जम्मू और कश्मीर में खारदुंग ला पास। तो खारदुंग ला पास मतलब पास मतलब दर्रा है। दर्रा एक छोटी सी जगह होती है, संकरी जगह। तो जम्मू कश्मीर में खारदुंग ला पास से कुछ लोग आते हुए पैदल आप देख सकते हैं। अगला है चित्र 10.5 यहाँ पर बाघा बॉर्डर पर लाहौर से आती बस। तो जो बाघा बॉर्डर पड़ता है, ये बाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर, और पाकिस्तान के लाहौर और अमृतसर के बीच में कहीं पर ये है। तो वहाँ से बस भारत की ओर आ रही है। तो ये बीआरओ का काम है। अगला दिल्ली लाहौर बस। यहाँ पर श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के मध्य स्थित अमन सेतु। तो दिल्ली और श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में ये अमन सेतु लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। चलिए, हमारे देश में सड़कों का वितरण समरूप नहीं है। सन 2011 में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 142.68 किलोमीटर राष्ट्रीय औसत के साथ जम्मू और कश्मीर में मात्र 12.14 किलोमीटर से लेकर 517.77 किलोमीटर तक मिलता है। सन 2011 अधिकतर उत्तरी राज्यों तथा प्रमुख दक्षिणी भारतीय राज्यों में सड़कों का घनत्व ऊंचा है। यह हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में निम्न है। यह भिन्नता क्यों है? भूभाग की प्रकृति तथा आर्थिक विकास का स्तर सड़कों के घनत्व के प्रमुख निर्धारक हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आसान एवं सस्ता होता है, जबकि पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में कठिन एवं महंगा होता है। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों की सड़कें न केवल घनत्व बल्कि सड़कों की गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, बरसाती तथा वनी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत बढ़िया होती है। एक्टिविटी: राष्ट्रीय महामार्ग 1 तथा राष्ट्रीय महामार्ग 2 से जुड़े 10 महत्वपूर्ण शहरों के नाम लिखिए। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड थी शेरशाह मार्ग, उसमें 10 जो बड़े शहर पड़ते हैं उनके बारे में बताना है। अगला है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे कौन सा है? 44 है अभी के टाइम पर। अगला है दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में बेंगलुरु तथा हैदराबाद और उत्तर भारत में दिल्ली, कानपुर तथा पटना महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में क्यों उभरे हैं? तो दक्षिण भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद क्यों उभरे हैं और उत्तर भारत में कानपुर और पटना क्यों उभरे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? भारतमाला एक प्रस्तावित वृहद योजना है। तो भारतमाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी भारत सरकार का। अभी क्या है प्रोजेक्ट, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास, सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। तो जो तटवर्ती भागों में जो सड़कें हैं, उनका सीमा और बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का इसमें एक प्लान है। दूसरा है पिछड़े इलाकों धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना। तो पिछड़े जो इलाके हैं और जो धार्मिक पर्यटन है उनको भी जोड़ने की परियोजना चल रही है। अगला है सेतु भारतम। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज का निर्माण करना। अगला है इसके अंतर्गत लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय जोड़ने की योजना। यह कार्यक्रम 2022 तक पूरा किया जाना है, तो 2022 तक ये कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। अगला हम देखते हैं रेल परिवहन। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि से भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि एम के गांधी अपने आप में बहुत महान व्यक्ति हैं और उनका कहा गया थॉट कभी भी पूछा जा सकता है और किसने कहा था ये आ सकता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई तथा मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल जाल लगभग 66,030 किलोमीटर है। 31 मार्च सन 2015 तक इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतएव भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। अभी के टाइम पे मंडल बढ़ा दिए गए हैं। तालिका 10.3 मंडलानुसार भारतीय रेल कार्यक्षमता को दर्शाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है। भारतीय रेल द्वारा सन 2010 से 11 में वहन किए गए माल भाड़ा करोड़ टन में तथा यात्री करोड़ में प्रवाह की प्रवृत्ति। तो कितने करोड़ यात्री और कितने करोड़ आपकी वस्तुएं भेजी गई हैं, तो ये इधर भी दिया गया है। 1970-71 में कितना था और सन 2014-15 में कितना हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कोयला भेजा जाता है और सबसे कम यहाँ पर भेजा जाता है क्या ना, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। ठीक, ये आप अपने हिसाब से देख लें। कच्चा लोहा बिल्कुल नहीं। चलिए अगला देखते हैं भारतीय रेल के रेल मंडल। तो रेल मंडल के मुख्यालय बहुत बार आ जाते हैं। सेंट्रल मुंबई, ईस्ट में कोलकाता, सेंट्रल ईस्ट में है आपका कोलकाता, सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल में है हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर, नॉर्दर्न में है आपका नई दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल में इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न में गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में आपका मालीगांव। ये हो गया। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो? यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आ रही है कुछ। रेलवे पटरी की लंबाई चौड़ाई, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं। तो रेल की जो चौड़ाई होती है उसके आधार पे 3 इसमें वर्ग बनाए गए हैं।
पहला है बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज जिसे हम कहते हैं। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई सन 2016 में कितनी थी? 60,510 किलोमीटर थी। तो इसमें आपको मेन चीज़ याद रखनी है, ये जो मैं बॉक्स के अंदर बना रहा हूँ उसे आप इम्पोर्टेंट समझिए, ये आपको याद रखना है। अगला है मीटर गेज। इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। इसकी कुल लंबाई 2016 में 3,880 किलोमीटर थी। अगला है छोटी लाइन, नैरो गेज। इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 में 2297 किलोमीटर थी। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ इनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चालित बसों की जगह सीएनजी चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रचलन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरी क्षेत्र, कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान तथा अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र रेल मार्गों से अच्छी तरह से जुड़े थे। ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ समुद्र और मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध करता है या कराता है। कोंकण रेलवे, तो इसे एक बार देख लेते हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटका के मंगलोर से जोड़ता है। तो महाराष्ट्र से कर्नाटका तक जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेलमार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग या टनल भी है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जल परिवहन हम कल देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू।